हेलो बच्चों, आ गए हम यूनिट डायमेंशन का अपना सेकंड लेक्चर लेके। आज हम पढ़ेंगे यूनिट डायमेंशन एरर्स चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। पिछला जो वीडियो था उस वीडियो में हमने यूनिट्स क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, डायमेंशंस क्या होते हैं और कुछ डायमेंशंस हमने डिराइव करके भी दिखाया था। अब आज जो क्लास होगा हमारा वो क्लास टोटली मैं इस पे फोकस करूंगा कि जो मैंने बैठ के पूरा अच्छे से एनालाइज किया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो जेई आपसे जो डायमेंशंस जो डायमेंशंस डायरेक्टली पूछ रहे हैं हर साल। अगर आप मेंस का पेपर उठाओ, अगर आपके पास कोई पीवाईक्यू बुक है तो उस पीवाईक्यू बुक में आप देखो, हर साल जेई में आपको डायरेक्टली कुछ जो डायमेंशंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। अब मैंने उस डायमेंशंस के कुछ लिस्ट बनाया है और वो डायमेंशंस मैं आपको लिखाने वाला हूं और आपका काम ये होगा कि वो हर एक डायमेंशन जो मैं लिख पाऊंगा उसके डायमेंशंस डायरेक्टली आपको याद होने चाहिए। ठीक है। अब अगर आपको डिराइव अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम में, क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो अपना सेशन, तो अभी बहुत ऐसे आएंगे फॉर्मूलाज जो आप डिराइव नहीं कर पाओगे, पर फिर भी आपको यहाँ पे याद रखना है क्योंकि अगर आपको क्वेश्चंस करना है तो आपको याद रखना आवश्यक है। ठीक है। तो आप देख सकते हो टॉपिक का नाम डायरेक्टली आस्क्ड डायमेंशंस इन जेईई मेंस प्लस एडवांस। मेंस और एडवांस दोनों में जो पूछे गए हैं, मेंस प्लस एडवांस ओवर द इयर्स। ठीक है। तो उसका एक लिस्ट है। अब मैं एक लिस्ट बना के लाया हूं आपसे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी लिस्ट मेरे से छूट जाए, तो मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूं लिखाना। तो बेटा पहला जो होता है आपका, आप सब कुछ मैं जो लिखाऊंगा आप नोट करते करते चलना। तो पहले बेटा आता है इंपल्स। इंपल्स, अच्छा इंपल्स क्या होता है? इंपल्स यानी ये होता है आपका जो फोर्स होता है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में जो एक बहुत ही इंपल्स यानी कि एक जो फोर्स होता है वो बहुत ही कम टाइम के लिए लग रहा है, उसे हम इंपल्स कहते हैं। जो कि फोर्स इनटू टाइम इसको आप लिख सकते हो डिफाइन करने के लिए। तो अभी इसको आप इसका डायमेंशंस क्या होगा? फोर्स, फोर्स यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। मास m1, एक्सेलरेशन को क्या होता है? l t माइनस टू। अच्छा इनटू टी, इनटू में आ गया आपका टी, टी यानी कि एक टी, तो ये आ गया आपका m l t माइनस वन। एम एल टी माइनस वन, ये आ गया आपका इंपल्स का। आप ये लिख सकते हो वरना आप डायरेक्टली इंपल्स का लिख सकते हो, इंपल्स इज इक्वल टू एम एल टी माइनस वन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट हम लिखते हैं एनर्जी। एनर्जी, अब बेटा एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपको कि एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो आपके पास, वो सभी एनर्जी का जो डायमेंशंस होता है वो डायमेंशंस सेम ही रहता है। अब एनर्जी के डायमेंशंस आप अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को पकड़े, फॉर्मूला क्या आता है आपका? हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पे हाफ तो डायमेंशन लेस यूनिट है क्योंकि कांस्टेंट है एम। अब एम को पकड़ो, एम यानी कि एम, वी, वी यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि एल टी माइनस वन, और ये स्क्वायर है, इसका मतलब एल स्क्वायर टी माइनस टू। सो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये आ जाता है आपका एनर्जी का। यानी कि यही जो डायमेंशन है ये आपका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, नॉर्मल एनर्जी, कोई भी एनर्जी के लिए का डायमेंशन सेम ही रहेगा, जो आएगा एम एल टू टी माइनस टू। ये आ गया आपका डायमेंशंस एनर्जी का। क्लियर है बात? आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर को अगर आप डिराइव करना चाहो तो प्रेशर क्या होता है बेटा? प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। यानी कि फोर्स हमने अभी पढ़ा कि फोर्स का क्या होता है? फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू। सर फोर्स का अगर एम एल टी माइनस टू होता है और एरिया, एरिया यानी लेंथ इंटू लेंथ, सो एल स्क्वायर।
ये अगर ऊपर चला गया तो ये आ जाएगा आपका ml माइनस 1t माइनस 2। तो ये आ गया आपका प्रेशर का, जो कि ml टू द पावर माइनस 1 t टू द पावर माइनस 2। तो ये हो गया आपका प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है बात? मैं आपको हर एक चीज, छोटी छोटी चीज समझाते समझाते जा रहा हूं। आशा करता हूं आपको क्लियर होगी बात। फिर आते हैं एंगल। अच्छा बेटा, एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, ये जो एंगल है इसको मैंने जानबूझ के लिखा है। एंगल, कोई भी एंगल, हमेशा आप याद रखना, कोई भी एंगल, ठीक है, कोई भी एंगल अगर आपके पास हो तो उसका जो डायमेंशन होता है वो एक्चुअली डायमेंशनलेस होता है। कोई भी एंगल जो होता है वो आपका डायमेंशनलेस हो जाता है, यानी m0 l0 t0 डायमेंशनलेस होता है एंगल, कोई भी एंगल। यानी कि अगर मैं साइन थीटा लिखूं यहां पे, तो यानी इसका मतलब ये थीटा है, तो ये पूरा जो साइन थीटा को मैं लिख रहा हूं, ये तो एक रेशियो है ना, और रेशियो का आप क्या डायमेंशन लगाओगे? कोई डायमेंशन नहीं है। तो यानी ये एक डायमेंशनलेस यूनिट है। तो कभी भी आपको सवाल, मैं जब आपको सवाल करवाऊंगा, HCV से सवाल करवाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा ये चीजें कि कोई भी डायमेंशन अगर आपके पास है तो वो डायमेंशंस अगर थीटा के फॉर्म में है तो वो डायमेंशन लेस हो जाता है एंगल। समझ में आया बात आपको? ठीक। सर अगर हम एंगुलर स्पीड निकालें, ध्यान से सुनना बेटा, हम एंगुलर स्पीड निकाल रहे हैं, एंगुलर स्पीड निकाल रहे हैं। तो इस केस में बेटा आप देखो, एंगुलर स्पीड यानी जो एंगल का जो स्पीड है, ठीक है, वो क्या होता है? एंगुलर स्पीड यानी एंगल जो बन रहा है वो कितने टाइम में बन रहा है। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पे एंगुलर स्पीड का बात हो रहा है, इसका मतलब कितना एंगल बन रहा है कितना टाइम में। तो एंगुलर स्पीड को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, क्योंकि एंगुलर तो एंगल है, एंगल बनता नहीं तो m0 l0 ही होगा, डायमेंशनलेस यूनिट है। लेकिन जबकि वो एक टाइम पे हो रहा है, इसलिए वो t माइनस 1, क्योंकि टाइम पे हो रहा है। एंगुलर स्पीड m0 l0 t टू द पावर माइनस 1। इसको डायरेक्ट t टू द पावर माइनस 1 में लिख सकते हो, m0 l0 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपको समझाने के लिए इसे लिख रहा हूं। एंगुलर स्पीड। फिर आ जाओ एंगुलर एक्सीलरेशन। अच्छा, यहां पे जो एंगुलर एक्सीलरेशन का जो डायमेंशन होता है वो आप m0 l0 t टू द पावर माइनस 2 आप डायरेक्ट लिख सकते हो। आपको ये याद रखनी, अब मैं वैसे जो जो लिखा रहा हूं वो तो आपको समझा रहा हूं कि कैसे आ रहा है, लेकिन आपको वो ये चीजें आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि ये बहुत ही पूछा जाता है जीडी में डायरेक्टली सवाल यहां से, तो आपको याद रखना होगा। एंगुलर स्पीड m0 l0 t टू द पावर माइनस 1, एंगुलर एक्सीलरेशन है यहाँ पे, तो एक्सीलरेशन है इसलिए आपका t टू द पावर माइनस 2 आ जाता है, जैसे आपका पहले भी आया था। जब वेलोसिटी आता था तब t टू द पावर माइनस 1 आता था, जब एक्सीलरेशन आ जाता था तो t टू द पावर माइनस 2 आ जाता था। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। फिर आता है हमारा एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, आपका ये जो एंगुलर मोमेंटम आता है, ठीक है, ध्यान से सुनो, ये जो एंगुलर मोमेंटम आता है वो एक्चुअली में लीनियर मोमेंटम जो आपका आता है वो लीनियर मोमेंटम अपॉन में डिस्टेंस, ऐसे आप एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हो। एंगुलर मोमेंटम आता है लीनियर मोमेंटम जो हो रहा है बाय डिस्टेंस। तो अगर मैं, माफ करना, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम जो है वो लीनियर मोमेंटम बाय डिस्टेंस नहीं, सॉरी, ये होता है लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम, कितना लीनियर मोमेंटम हो रहा है कितने डिस्टेंस में,
तो एंगुलर मोमेंटम इसे कहते हैं। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा आपका, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन हमने पहला दिन ही पढ़ा था। मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, एम वी मास इनटू वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी, वेलोसिटी का कितना होता है एल टी माइनस वन, और डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी और एक एल, तो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस वन। ये आपका आ गया एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद आते हैं सरफेस टेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन से काफी बार सवाल डायरेक्टली पूछा गया है। मैं वैसे यहाँ पे मैं जो लिखा रहा हूं सबसे ही डायरेक्टली सवाल काफी बार पूछा गया है। सरफेस टेंशन, अच्छा सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होगा सर, यहाँ पे ये टेंशन वर्ड है इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा भाई। टेंशन जो होता है वो एक, अभी के लिए आप एक फोर्स जान के फोर्स मान लो, ठीक है। टेंशन जो होता है वो एक फोर्स है एक्चुअली। अब वो फोर्स कब होता है कैसे होता है वो आप पढ़ोगे आगे। अभी के लिए टेंशन एक फोर्स मान लो। सरफेस टेंशन, अब सरफेस टेंशन का मतलब क्या है, देखो ये जो फोर्स है, ये जो आपका जो फोर्स है, ठीक है, वो फोर्स कितने लेंथ पे अप्लाई हो रहा है, ये फोर्स कितने लेंथ पे अप्लाई हो रहा है। और आपको जो फोर्स का डायमेंशन है वो आपको पता है, विच इज mlt to the power minus 2, mlt minus 2। अगर ये mlt minus 2 फोर्स है और ये लेंथ नीचे है तो ये लेंथ कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका m l0 t to the power minus 2। समझ में आया, सरफेस टेंशन पर ये हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको ये जानना, आप डायरेक्टली आपको याद रखना होगा। अगर आप भूल भी जाओ तो आप ऐसे इसको डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सरफेस टेंशन का भी हो गया। कुछ और भी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है, पहले तो आप इसको नोट कर लो। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, तो आइए मिटाते हैं इसको। ओके 8 तक हुआ है हमारे पास। जो 9th नंबर पे आता है वो आता है सरफेस एनर्जी। काफी बार इससे भी आपको सवाल पूछा गया है, सरफेस एनर्जी। तो बेटा इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इसका यूनिट, सरफेस एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है आपका एम एल 0 टी टू दी पावर माइनस 2, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली कैसे आता है, सरफेस एनर्जी होता है वो एनर्जी अपॉन एरिया होता है, मतलब कितना एनर्जी यूज हो रहा है कितने एरिया में, तो एनर्जी अपॉन एरिया आता है ये। अब एनर्जी का आपके पास डायमेंशन आपको पता है, एरिया का पता है, तो आप इसको ऐसे डिराइव कर सकते हो mlt माइनस 2 में। फिर आता है बेटा आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अब मैं जो लिखूंगा वो सब एक कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट्स को मैं डायरेक्टली लिखूंगा। आपको कांस्टेंट्स अभी आपको मैं डिराइव करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आपने अभी भी वो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं। तो मैं डायरेक्टली इनके जो यूनिट्स है वो लिखता जाऊंगा, आप उनको नोट करेंगे और डेफिनेटली आप उनको याद करेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली हमेशा आपको सवाल देखने को मिलते हैं डायमेंशन में। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे क्या होता है नहीं होता, लेकिन मैं जब आपको जब पीवाईक्यू वाला सेशन दूंगा, मैं ये जो चैप्टर खत्म करूंगा उसके बाद मैं एक एचसीबी का सेशन दूंगा, फिर आपको एक पीवाईक्यू वाला सेशन दूंगा। जो पीवाईक्यू सेशन में आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार कि इनका अप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आओ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, इसका आता है आपका डायरेक्ट ml0 t टू दी पावर माइनस 2, जो कि सरफेस एनर्जी का और स्प्रिंग कांस्टेंट का इक्वली आता है। फिर आ जाओ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का आपका ml स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 1। फिर आता है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है आपका m टू दी पावर माइनस 1 l क्यूब t टू दी पावर माइनस 2। फिर आता है आपका कोएफिशिएंट
ऑफ विस्कोसिटी। टर्म्स बहुत नए नए हैं आपके लिए, ये सारे के सारे टर्म्स ही आपके लिए कुछ नए नए टर्म्स है, पर घबराएगा नहीं बेटा, आपको ये सारे टर्म्स पढ़ाए जाएंगे जब हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे एक्चुअल। तो अभी के लिए आपको ये सब याद रखना है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो बेटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो होता है वो होता है आपका m l टू द पावर -1 t टू द पावर -1 डायमेंशंस। अच्छा, फिर आते हैं आपके थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी में बेटा 2026 के जेईई पेपर में आपको सवाल पूछा गया है। थर्मल कंडक्टिविटी जो आता है आपका ml t टू द पावर -3 k टू द पावर -1। सर ये k कहां से आ गया, mlt कर रहे थे हम तो, k कहां से आ गया? अरे भाई k हमने पढ़ा था ना, k क्या था, केल्विन था, केल्विन यानी टेम्परेचर। तो यहाँ पे इसका मतलब टेम्परेचर का भी कुछ आ गया है, और टेम्परेचर का आया है इसलिए हमने k को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। समझ गए ना बेटा, टेम्परेचर बस और कुछ नहीं। अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया 15 नंबर। 15 नंबर हम लिखेंगे लैटेंट हीट। लैटेंट हीट, अच्छा लैटेंट हीट जो होता है आपका वो आ जाता है आपका m0 l t टू द पावर -2। इसके बाद आता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है आपका ml स्क्वायर t टू द पावर -2 k टू पावर -1। उसके बाद आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसका जो आता है वो आता है आपका m0 l2 t टू द पावर -2। इसके बाद आता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी आपको कई बार पेपर में पूछा गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आता है आपका वो ml स्क्वायर t टू द पावर -0। तो ये मैंने जो जो आपको लिखाए हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे डायरेक्टली आपको जेईई में पूछे गए हैं सालों का साल, और आप इन सब को नोट कीजिए बेटा, पहले अच्छे से इन सब को नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आशा करता हूं आपने नोट कर चुके होंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको करना यही है कि आपको हर एक चीजें जो मैं आपको लिखा रहा हूं, जो डायमेंशंस आपको यहाँ पे लिखा रहा हूं, ये सारे के सारे डायमेंशंस आपको थॉरोली याद करना है, ठीक है। अब याद अगर आप कर लोगे तो आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, और क्वेश्चंस जो बनेंगे वो काफी आसानी से बनेंगे, ठीक है। तो मिटा देता हूं मैं यहाँ पे। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूं यहाँ पे, कुछ और इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि डेंसिटी। थोड़ी सी चर्चा हम डेंसिटी पे करेंगे। अच्छा, डेंसिटी आप 9th 10th तक डेंसिटी एक ही तरह के डेंसिटी को पढ़ते आए होंगे। अगर आपको डेंसिटी का किसी जगह पे फॉर्मूला यूज करना पड़ा तो आप यूज करते थे मास अपॉन वॉल्यूम, जो कि आप डेंसिटी मानते हो। पर बेटा एक चीज आपको मैं कहना चाहता हूं कि डेंसिटी एक प्रकार का नहीं होता, डेंसिटी काफी टाइप्स के होते हैं। तो डेंसिटी कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, आओ हम वो समझते हैं। तो पहला होता है आपका मास डेंसिटी। पहला होता है आपका मास डेंसिटी। ये मास डेंसिटी के अंदर में तीन टाइप्स ऑफ डेंसिटी आते हैं। एक होता है आपका लीनियर डेंसिटी। लीनियर
डेंसिटी, एक होता है आपका एरियल डेंसिटी, एक होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी जो होता है उसका हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और ये होता है आपका मास अपॉन लेंथ। ये एरियल डेंसिटी जो होता है उसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये होता है मास अपॉन एरिया। और वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी जो होता है उसको हम रो से डिनोट करते हैं और ये होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, जो हम पढ़ते आए हैं। ये होते हैं आपके मास डेंसिटीज। अब यहां से आप इसके आशा करता हूं कि आप खुद डायमेंशंस निकाल पाओगे इनका। यहां पे आपको दिख ही रहा होगा, जैसे कि m है, ये l है, तो ml टू द पावर -1 ये हो गया लीनियर डेंसिटी। एरियल डेंसिटी l इंटू l, नीचे एरिया है तो l इंटू l, यानी कि ml टू द पावर -2 और यहाँ पे ml टू द पावर -3। आपको समझ में आया होगा। फिर आता है चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, मास डेंसिटी हो गया, अब आता है चार्ज डेंसिटी। फिर चार्ज डेंसिटी के भी 3 भाग होते हैं। एक आता है आपका लीनियर, एक होता है आपका एरियल, एक होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक। लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूमेट्रिक। अब लीनियर जो होता है वो आप फिर से लैम्डा से डिनोट करोगे और वो होता है आपका Q बाई L। एरियल जो होता है आपका उसको आप सिग्मा से डिनोट करोगे, वो होता है आपका Q बाई A। और वॉल्यूमेट्रिक जो होता है आपका वो होता है आपका रो से डिनोट करोगे इसको, वो होता है Q अपॉन V। यहां पे जो Q है वो चार्ज है, ठीक है। ये आपका चार्ज डेंसिटी हुआ। इसके बाद आता है आपका करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, यानी आपका करंट डेंसिटी। अब जो करंट डेंसिटी होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लीनियर करंट, लीनियर करंट, एक होता है आपका एरियल करंट। लीनियर करंट और एरियल करंट। लीनियर करंट को हम लैम्डा से डिनोट करेंगे और जो लैम्डा होता है वो होता है आपका करंट, यानी कि I अपॉन लेंथ, क्योंकि लीनियर है। एरियल जो होता है वो होता है आपका सिग्मा से डिनोट करेंगे, वो होता है I अपॉन एरिया। I यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। यहां पे ये करंट डेंसिटी होता है, यहां से आप निकाल सकते हो उनके डायमेंशंस, ठीक है। और एक लास्ट होता है वो होता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ये होता है आपका एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी जो होता है वो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, E बाई V होता है वो एक्चुअली। और इसको अगर आप लिखो तो ये कैसे लिख सकते हो, V यानी कि L क्यूब, और एनर्जी तो आपने यहां पढ़ा है ml स्क्वायर t टू द पावर -2, यानी कि ये आ जाएगा ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2। ये हो जाता है आपका डायरेक्ट एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला।
तो ये डेंसिटी, अब ये पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि डेंसिटी कितने टाइप्स के होते हैं और उनके डायमेंशंस क्या होते हैं वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेंसिटी आपको कुछ भी एग्जाम में आपको कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी। तो वो कुछ भी आपको आना चाहिए, इसलिए आपको हर एक चीज को डिटेल्स में आना चाहिए। अब देखो सिलेबस कितना वास्ट हो जाता है 11th में आके। आप पहले पढ़े रहते हो डेंसिटी, डेंसिटी यानी मास अपॉन वॉल्यूम, और आपको अचानक से पता चल रहा है कि डेंसिटी इतने टाइप्स के होते हैं, है ना। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे कोप करना होगा। तो ये डेंसिटी के बारे में मैंने आपको यहां पे समझाया। तो आशा करता हूं कि इतना तो आपको पहले तो समझ में आ गया होगा।